Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am Deepika. Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. This is class 11th, subject economics, chapter 1 economics and economy. Okay, so this is your first chapter. Let's start with economics. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग में बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मीनिंग और दूसरा होता है डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन। हम क्या करते हैं ना कि हम मीनिंग और डेफिनेशन दोनों को एक ही मतलब समझ लेते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है कि मीनिंग में हम क्या लिखते हैं। मीनिंग मीन्स वो वर्ड आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका मतलब क्या है। और डेफिनेशन में हम उसका रियल मीनिंग लिखते हैं, और वो जो रियल मीनिंग है वो किसी पर्टिकुलर ऑथर ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने के दिए हुए जो वर्ड्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में, हम उन्हें कहते हैं डेफिनेशन। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमसे जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम अपने वर्ड्स में भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो चीज़ भी बेसिकली डेफिनेशन में ही इंक्लूड की जाती है। ओके, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। मीनिंग जब आपसे पूछे देन आपको ये मेंशन करना है कि वर्ड आया कहाँ से है, वो टर्म कहाँ से आई है, ओरिजिन कहाँ से है, किस वर्ड से वो जनरेट हुई है और उसका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन में किसी प्रॉपर इकोनॉमिस्ट के जो वर्ड्स हैं उसका जो व्यू है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। The word economics is originated from two Greek words, ecos and nemens. मीन्स अब इकोस का मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड, एंड निमेन्स मीन्स होता है मैनेजमेंट। मीन्स टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize his satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. Economics क्या हुई, एक साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को। वाई, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो रिसोर्सेज होते हैं स्केर्स। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, किन किन ऑप्शंस में से किस किस को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस सब के पीछे जो भी साइंस लगती है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। स्टडी में, इस इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं कि किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन को हम मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर पाए, प्रोड्यूसर जो है जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ पाए, प्लस सोसाइटी जो है उसको बेनिफिट हो पाए, किस तरह से, सोशल वेलफेयर से। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ। मीन्स मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोनॉमी में रुपीज़ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, इकोनॉमिक्स में। हम उन सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। सो आई होप इकोनॉमिक्स का मीनिंग अब आपके लिए क्लियर हो चुका है कि वेल्थ से रिलेटेड जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनके पीछे जो साइंस वर्क कर रही है, हम उसी की स्टडी करने वाले हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स में। ओके, जैसे कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बीच टेरिटरीज होती थी, जो बैटल्स हैं हम उनकी स्टडी की थी करते हैं हिस्ट्री में। फिर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। और जियोग्राफी में हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, अबाउट द रुपीज़ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्कैसिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स का एसेंस क्या है, स्कैसिटी और चॉइस। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी। स्कैसिटी क्या होता है, स्कैसिटी मीन्स व्हाट यू आर हैविंग इज ऑलवेज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मीन्स आपके पास जो भी होता है वो हमेशा कम होता है जो आप चाहते हो उससे। स्कैसिटी इज, चलो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है और आपका बर्थडे के लिए आप पार्टी दे रहे हो, तो आपको आपके पेरेंट्स ने कह दिया आप 500 रुपीज़
दे दिया आपको, आपके लिए 500 रुपीज़ इनफ है, बिकॉज आपके 2 और 3 फ्रेंड्स हैं जो कि लाइक समोसा और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के मस्ती कर ली, हो गया काम। बट अब आप सोच रहे हो कि कितना अच्छा होता कि पापा मुझे 500 की बजाय 5000 रुपीज़ देते, मैं अपने लिए न्यू क्लोथ परचेज़ कर पाता, शूज़ परचेज़ कर पाता, मैं सारे फ्रेंड्स को मूवी ले जाके ट्रीट दे देता। तो ये जो इतने सारे आप सोच रहे हो ना, ये सब आपकी क्या है, वांट्स हैं। तो ये वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। अब बट उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रुपीज़ हैं, जो 500 रुपीज़ हैं, वो तो आपके पास लिमिटेड है ना। तो यही होती है स्कैसिटी। स्कैसिटी मीन्स किसी भी चीज़ की कमी होना। जैसे कि आपके पास जो है वो चीज़ हमेशा आपके लिए कम होती है, बिकॉज आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, या जो भी हमारी वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट, स्कैसिटी इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मीन्स अगर हम कमोडिटी की बात करें, रुपीज़ की बात करें, बात सीधी सिंपल सी ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सप्लाई, ओके, एक होती है डिमांड। डिमांड मीन्स किसी भी चीज़ को मांगना। जैसे आप मार्केट में गए और आपको क्या परचेस करना है, शूज़ परचेस करने, तो शूज़ आप बोलते हो शॉपकीपर को जाके कि आई वॉन्ट शूज़, तो शो मी सम शूज़, तो वो क्या है, डिमांड है। आप डिमांड कर रहे हो शूज़ की, आपको उन्हें परचेस करना है, तो वो हो गई डिमांड। अब सप्लाई क्या होगी, शॉपकीपर अगर आपको कह दे कि भाई कोविड-19 चल रहा है तो माल आया हुआ नहीं है, तो मेरे पास शूज़ नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं हो पाई। और अगर वो आपको शो करता है शूज़, आप पसंद कर लेते हो, फिर परचेस करते हो, तो वो हो गई सप्लाई। समझ आया, व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई। तो स्कैसिटी में क्या होता है, हमेशा जो डिमांड होती है ना वो ज़्यादा होती है, और सप्लाई होती है वो हमेशा कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्कैसिटी। Scarcity is a situation in which demand of resources are greater than the supply of resources। यही मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है, डिमांड जो होता है वो ग्रेटर देन होती है सप्लाई से। सप्लाई कम होती है और डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है। सप्लाई हमारे पास 500 रुपीज़ थी और डिमांड क्या थी, डिमांड हमारे पास 5000 की थी। ओके, प्लान्स हमारे पास 5000 के थे। तो आई होप स्कैसिटी नाउ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इज चॉइस। चॉइस मीन्स आउटकम ऑफ स्कैसिटी। बिकॉज ऑफ स्कैसिटी चॉइस इमर्ज होती है। स्कैसिटी चीज़ें कम है, इसलिए क्या है, हमें चॉइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, आपको आपके पास 500 रुपीज़ है, आपका बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना है। इट्स अप टू यू कि आप अपने लिए क्लोथ्स परचेस करते हो न्यू, या फिर आप अपने लिए नए शूज़ परचेस करते हो, या फिर आप खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए बैट परचेस करते हो, या फिर अपने दोस्तों को एक ट्रीट देते हो। ओके, तो ये सारे हो गए ऑप्शन, ये सारी चॉइस हैं। अब चॉइस में से आपको सिलेक्ट करना है। तो स्कैसिटी बिकॉज ऑफ 500 रुपीज़, सोर्सेज लिमिटेड है इसलिए स्कैसिटी हुई, इसीलिए आपको चॉइस करनी पड़ी। अदरवाइज अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हैं तो आपको चॉइस नहीं करनी पड़ती है ना, फिर आप ड्रेस भी खरीद लेते, आप अपने लिए शूज़ भी ले लेते, दोस्तों को पार्टी भी दे देते, और साथ के साथ बैट भी परचेस कर लेते क्रिकेट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज चॉइस इमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। चॉइस हमें तभी करनी पड़ती है बिकॉज अनलिमिटेड वांट्स हैं, आपको शूज़ खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, बैट खरीदना है, दोस्तों को पार्टी देनी है, और रिसोर्सेज क्या है, उसकी जगह लिमिटेड है, इसीलिए चॉइस इमर्ज होती है। अ रुपी कैन नॉट बाय 10 थिंग्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच थिंग इज ₹1। 1 रुपये है आपके पास तो आप 10 चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। आप अगर 10 चीज़ें खरीदना चाहते हो, आपके प्लान्स है, बट आप सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हो। यू हैव टू चूज द थिंग यू वुड प्रेफर टू हैव। जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वही खरीद पाओगे। यू हैव टू फोरगो 9 थिंग्स इन फेवर ऑफ 1 थिंग यू चूज टू हैव। मीन्स आपको उन 10 में से सिर्फ आप अपनी एक विश पूरी कर सकते हो, तो आपको 9 विशेज़ को फोरगो करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू मेक चॉइस सिंपली बिकॉज ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी की वजह से आपको चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस की वजह से आप क्या करते हो, आपके पास जो लिमिटेड ऑल्टरनेटिव है उनमें से आप कुछ सिलेक्ट करते हो, तो ये जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की वही होती है चॉइस। चॉइस इमर्ज बिकॉज, चॉइस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। सेकंड, जो सारे रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल को हम गाड़ी में भी डाल देते हैं, एज अ फ्यूल भी वर्क करता है। सेकेंड, हम एज अ लाइक मशीनरी में भी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो हर जो भी रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल यूज़ होते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, थस, तो अब यह है आपका कंक्लूजन। स्कैसिटी कॉजेज चॉइस
स्कैसिटी की वजह से चॉइस इमर्ज होती है, चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग। अब चॉइस है, इट मीन्स ऑप्शन है आपके पास, तो आपको डिसीजन करना होगा कि भाई हाँ मुझे एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। एंड नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट एंड सोसाइटी मैक्सिमाइजेज इट्स वेलफेयर। तो डिसीजन मेकिंग से हम क्या चाहते हैं, रीज़न क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, ताकि जो कस्टमर है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी इज समथिंग जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज नेम्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता रही हूँ, दैट इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। माइक्रो में आता है आई मीन्स आई से आपको याद रखना है इंडिविजुअल, ओके। और मैक्रो में आता है ए मीन्स ऑल इकोनॉमी, ओके। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आई फॉर इंडिविजुअल मीन्स माइक्रो में हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर मार्केट की, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कस्टमर की बात करेंगे। और जब हम पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करते हैं तब आएगी वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी, okay. Macroeconomics. Let's start macroeconomics. The term microeconomics. The term micro is originated from Greek word mikos, जिसका मीन है small है छोटा, okay. Microeconomics studies the economics activities of an individual units like individual market, producer and customer. माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और वो इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल मार्केट भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थियोरी, प्रोडक्शन थियोरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। देन इंडिविजुअल यूनिट है मीन्स किसी चीज़ की डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा तो हमें प्राइस डिसाइड करनी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है इसमें, मार्केट फैक्टर्स का। जब भी मैं कहूँ मार्केट फैक्टर, इट मीन्स आपको याद रखना है सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई होते हैं मार्केट फैक्टर्स। मार्केट चलता किस चीज़ से है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, और किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही है, ओके, सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ओके। तो ये अलग अलग लाइक इसमें डिमांड और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओके। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। द टर्म मैक्रो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। देखो मिकोस मीन्स हो गया स्मॉल, मैक्रोस मीन्स हो गया लार्ज। वैसे भी इसमें लार्ज आएगा बिकॉज हम पूरी ऑल ओवर द इकोनॉमी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, आउटपुट, वैरायटी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये वैरायटी नहीं, ये पॉवेरिटी है, मिसप्रिंट है, यहाँ पॉवेरिटी आएगा। तो अब देखो, अब हम किसी इंडिविजुअल मार्केट की या कस्टमर की बात करते हैं तो हम क्या ध्यान रखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। बट अगर हम ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करेंगे, इट मीन्स इकोनॉमी की कोई पर्टिकुलर नेशनल इनकम होगी, ओके, नेशनल आउटपुट होगा, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है, स्टडी की जाती है। सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स रुपीज़ जो है उसके पीछे जो पॉलिसी भी, टैक्सेशन क्या होगा आपका, है ना, वो आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी वो आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। और फिस्कल पॉलिसी हमारी होती है जो हमारे फॉरेन ट्रेड्स होते हैं उससे रिलेटेड होती हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। दोनों का मीनिंग आप और अच्छे से समझ पाओगे डिफरेंस से। माइक्रो में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की, मैक्रो में हम स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी की। डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमी क्या करती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी से डील करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी क्या करती है, डील करती है नेशनल इनकम से, ओके। नेक्स्ट, बेसिक पैरामीटर क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी का प्राइस होता है और मैक्रो इकोनॉमी का इनकम होता है। ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमी को हम प्राइस थियरी भी कहते हैं, बिकॉज बेसिक पैरामीटर प्राइस होता है इसलिए प्राइस थियरी भी कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी को हम इनकम एंड
अनएम्प्लॉयमेंट थियरी भी कहते हैं। अजम्पशन मीन्स माना जाता है, मान्यता। क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो हम मानते हैं कि सारे मैक्रो फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, ओके उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। मैक्रो फैक्टर्स मीन्स जो मार्केट है, लोगों की किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो सेम रहेगी, उसकी प्राइस सेम रहेगी, है ना। माइक्रो इकोनॉमी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी की, तो हम ये मानते हैं कि सारे मैक्रो फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। मैक्रो फैक्टर्स कैसे कि जो हमारा इंडिया है उस पर कोई कंट्री आक्रमण नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी, कोई वॉर नहीं होने वाली है, सब जैसा चल रहा है सेम वैसा चलेगा। शेयर मार्केट्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई मीन्स किसी भी तरह की इनकंटिजेंसी, मतलब किसी भी तरह की इनकंटिजेंसी नहीं होगी। इनकंटिजेंसी मीन्स कुछ भी अचानक से जैसे एक्सीडेंटली नहीं होगा, कुछ भी ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज नहीं होगा, ओके। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तब हम क्या मानते हैं कि सारे जो माइक्रो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। अब माइक्रो फैक्टर्स क्या है, जो कमोडिटी है उसकी डिमांड सेम है, सप्लाई सेम रहेगी, प्राइस सेम रहेगी, तो ये सब हम ये मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि जो अगर किसी भी इंडिविजुअल जो हमारी यूनिट है उसमें जो चेंजेस है वो ईजिली हम देख पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सभी जो हमारे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट 4। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट किस लिए है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, प्लस बिजनेस डिसीजंस के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस किस लिए है, ताकि जो इकोनॉमी की पॉलिसी है गवर्नमेंट उसे और अच्छी बना पाए, ओके। अब तो हमने बात की हमने डिफरेंस के बारे में। अब सिमिलैरिटी देखते हैं। सिमिलैरिटी इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी इज दैट बोथ स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कैसिटी एंड चॉइस। स्कैसिटी एंड चॉइस की वजह से ही दोनों वर्क करती हैं, और स्कैसिटी की वजह से ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी एक तरह की इकोनॉमिक्स हैं। अब दोनों के डिफरेंस से ही आपको मीनिंग समझ आ जाएगा और मीनिंग से ही आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ऑलवेज टॉक अबाउट द रियलिटी की बात करती है जो रियल में है। और आपको पता है रियलिटी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है ना। जैसे रियलिटी क्या है कि इंडिया ने क्रिकेट कप जीत लिया, जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया, तो ये पॉजिटिव है, रियलिटी है। और नेगेटिव भी हो सकती है, भी इंडिया लूज कर गई, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, रियलिटी की बात होती है। तो रियलिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती हैं, ओके। अब हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करती है कि भी हाँ ऐसा होना चाहिए था। रियल में तो जो हो गया वो है, आइडियल की बात करती है कि होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप लूज कर गई, नहीं जीत पाई, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेगी कि हाँ उसे जीतना चाहिए था। वो क्यों नहीं जीत पाई, हमारे जो बैट्समैन थे वो अच्छे से नहीं खेले, जो हमारे बॉलर्स थे उन्होंने ज़्यादा रन दे दिए, इस तरह की चीज़ों पे बात करेगी, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम आइडियोलॉजी वर्क कर रही है, अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं, तो हम बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं कि फ्यूचर प्लान्स भी हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो सेम उसी तरह नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किस पे वर्क करती है, व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वुड बी, क्या है, क्या था, क्या होगा, इस पर बात करती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करेगी कि क्या होना चाहिए था। ऑलवेज याद रखो, आइडियोलॉजी एंड रियलिटी। आइडियोलॉजी में हमेशा यही रहेगा क्या होना चाहिए था, कोई लेना देना नहीं है क्या हुआ उससे, ओके। नेक्स्ट इज पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, कि ये क्या करती है, ये रियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बात की कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हार गई, तो वर्ल्ड कप हार गई तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई भी इंडिया लूज द वर्ल्ड कप, ओके। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बात करेगी कि इंडिया वर्ल्ड कप लूज कर गई, हार गई, क्यों, क्योंकि बॉलर्स ने अच्छे से काम नहीं किया, उन्हें अच्छे से काम करना चाहिए था, फील्डर्स को और अच्छे से वर्क करना चाहिए था, वो उस चीज़ को सॉल्यूशन देती है, ओके। आगे मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है इसमें। नेक्स्ट इज वैल्यू जजमेंट। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, वो वैल्यू जजमेंट नहीं होती है। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये हो गया कि भी आपने कोई चीज़ कही कि भी हाँ ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसे में क्या होगा कि आप ये कहोगे कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए थे,
था, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका पर्सनल व्यू रिलेटेड है, पर्सनल व्यू रिलेटेड है तो क्या होगा, वैल्यू जजमेंट होगी। आप सिर्फ उसी व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उसी व्यू की वैल्यू करोगे। जबकि आइडियल जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो वैल्यू जजमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये रियलिटी पर वर्क करती है, इसमें पर्सनल व्यू होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू जजमेंट नहीं होती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसमें कि पर्सनल व्यूज़ और आइडियाज़ होते हैं, इसलिए ये वैल्यू जजमेंट होती है। अब देखो, अपने पर्सनल आइडियाज़ हैं तो उस वजह से क्या होगा कि अपने पर्सनल आइडियाज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड होने का मतलब हम भेदभाव कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई नहीं, मेरा व्यू ज़्यादा अच्छा है, आपका व्यू अच्छा नहीं है। तो ऐसे में जो भी हमारे सामने जो भी डेटाज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। हम अपनी जो प्रेफरेंस है, अपनी जो व्यू है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल नहीं रह पाती है, जबकि हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल रह पाती है, बिकॉज इसमें अपना पर्सनल व्यू नहीं होता है। अब देखिए एग्जांपल, पॉजिटिव इकोनॉमी जो कि रियलिटी पे वर्क करती है, तो एग्जांपल रियल होगा दैट इंडिया इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्रूड ऑयल शॉर्टेज, कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल की कमी है। और अब देखते हैं, बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, आइडियोलॉजी पे वर्क करती है, हमेशा सॉल्यूशन देती है। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्रूड ऑयल शॉर्टेज। ओके, आई होप इकोनॉमिक्स जो है वो आपको अब समझ आ गई है। नाउ लेट्स कम टू द इकोनॉमी पोर्शन। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया और ऑन देयर लिविंग। जो इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है जिसमें एक जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, वो लिविंग के लिए किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। ओके, जो लाइवलीहुड का मीन उन्हें प्रोवाइड करता है वो आती है इकोनॉमी में। नेचर क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज of a people of an area reveals the nature of economy of an area। मीन्स एक एरिया की जो इकोनॉमी का नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह का काम करते हैं, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ एन एरिया एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देन दिस इकोनॉमी विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, एक एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पर वो फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड का मीन जो है वो एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, तो वो इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो जाएगी। और सेम गोज विद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जिसमें कि इफ़ द पर्सन ऑफ एन एरिया एंगेज्ड इन industrial activities then this economy will be considered as industrial economy। I hope this is clear कि नेचर क्या होता है, इकोनॉमी का नेचर डिपेंड करता है कि उस एरिया में रहने वाले लोग किस तरह के वर्क में एंगेज्ड हैं। नेक्स्ट, type of economy is depend on the degree of control of economic activities of the people in a particular area। एक एरिया में इकोनॉमी में रहने वाले लोग जो हैं उन पर कंट्रोल किसका है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं अर्निंग के लिए, उस पर कंट्रोल किस चीज़ का है, इससे डिसाइड होता है कि इकोनॉमी किस तरह की है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ is an activity of providing, making, buying and selling commodities or services by people to satisfy day to day need of life। सी ये मिसप्रिंट है, आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ आएगा डे टू डे लाइफ, डे टू डे नीड्स ऑफ लाइफ। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोवाइडिंग, कुछ चीज़ प्रोवाइड करवाना, मेकिंग उसे बनाना, बाइंग उसे खरीदना, सेलिंग उसे बेचना, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, किसी भी गुड को हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कमोडिटी बोलते हैं। अब किसी भी चीज़ को हम प्रोड्यूस, मार्केटिंग, बाइंग, सेलिंग क्या करेंगे, या तो कमोडिटी की करेंगे या सर्विसेज की करेंगे, और हम क्यों कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई द basic needs of people। Next is the economic activity, like economic activity में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। आप पेन यूज़ कर रहे हो तो उस पेन को प्रोड्यूस किया गया है, किसी ने उसे बनाया है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उस फ़ोन को किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। कंजप्शन, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, है ना। और इन्वेस्टमेंट, उस परचेज को, उस फ़ोन को परचेज करने के लिए आपने जो रुपीज़ लगाए हैं वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। If economic activities are controlled by market factors, then this economy will be known as market or free economy। देखो, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल हो रही है किस चीज़ से, मार्केट फैक्टर से,
मार्केट फैक्टर से इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, इट मीन्स वो इकोनॉमी कौन सी होगी, वो इकोनॉमी होगी मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। मार्केट फैक्टर्स की मैंने बात की, अभी बताया था आपको, मार्केट फैक्टर मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, याद रखना है आपको। एंड इफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय मार्केट फैक्टर्स बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, देन दिस इकोनॉमी विल बी नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, अगर देखो, अगर मार्केट फैक्टर्स उससे कंट्रोल कर रहे हैं, इट मीन्स वो होगी फ्री इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, इट मीन्स वो होगी कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और अगर आधी चीज़ों पर मार्केट कंट्रोल कर रहा है, आधी चीज़ों पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो वो क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। ओके, लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन। फर्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फैक्टर्स का कंट्रोल होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ों का मिक्स्ड होता है। लाइक कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ चीज़ें फ्री छोड़ दी जाती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसीजंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। प्लान्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल वेलफेयर, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। मार्केट इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों चीज़ें, सोशल वेलफेयर पे भी वर्क किया जाता है और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज किया जाता है। सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर। हम कहते हैं ना कि भी कस्टमर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, जिनकी शॉप्स होती है वो ये मानते हैं, है ना। तो चीज़ों की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें सप्लाई करना है, ये चीज़ है यहाँ पर मतलब है सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी मीन्स अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो सॉवरेनिटी का मतलब चीन दूसरा होता है। यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज़ की डिमांड हो रही है उस चीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो है कंज्यूमर का कंट्रोल होता है। कंज्यूमर जिस चीज़ को डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग उसे सप्लाई नहीं की जाती है। मीन्स कंज्यूमर जो होता है वो प्लान्ड इकोनॉमी में सॉवरेन नहीं होता है, मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेन होता है। मार्केट इकोनॉमी डील्स विद डिमांड एंड सप्लाई ओनली, तो जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई कर दी जाएगी जैसे। और प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में आधी चीज़ें जो है वो उसमें सॉवरेनिटी होती है कंज्यूमर्स की, आधी में नहीं होती है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आर्म्स एक्ट है, जो गोला बारूद जो होता है उसे जो प्रोड्यूस करने का, उसे सेल करने का, परचेस करने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और कोई नहीं कर सकता। और अगर करता है तो वो इलीगल है, उसे जेल हो सकती है ना। और बाकी जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं जैसे फूड है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, जितनी भी कमोडिटीज़ हम यूज़ करते हैं वो सब फ्री है, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज। अब इकोनॉमी है तो रिसोर्सेज भी होंगे ही। प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है पीपल का, जो लोग होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको बहुत याद रखता है, दोनों की जो है क्वालिटीज़ हैं वो आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। वाई? बिकॉज सोशल वेलफेयर पर कॉन्सेंट्रेट करती है। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पर कॉन्सेंट्रेट करती है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसे सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट इज डोमेन सेक्टर। जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका डोमेन सेक्टर होता है पब्लिक। वाई? बिकॉज सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर मीन्स पब्लिक आएगी। ओके, और जो हमारी मार्केट इकोनॉमी होती है वो फ्री होती है, प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, तो उसमें आएगा प्रॉफिट इसका प्रॉफिट मेन फैक्टर होता है। डोमेन सेक्टर होता है प्रॉफिट है, इसलिए इसका हो जाएगा क्या, प्राइवेट। एंड जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें बोथ होते हैं, डोमेन सेक्टर प्राइवेट भी और पब्लिक भी। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर in case you have any kind of difficulty, any kind of query in your mind, then you can ask me easily. That's it for today. Good luck. Bye-bye.